ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब चीन के बहुत सारे ऐप बंद कर दिए गए थे और लोग चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन अब मौसम बदल गया है और चीन से रिश्तों की नई बयार शुरू हुई है। अब हमारी सरकार चीन से दोबारा बड़ा सौदा करने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। सोमवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन के लिए भारत के दौरे पर आए हुए हैं। दिल्ली में वांग यी और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में वांग यी ने वादा किया कि चीन भारत को फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल बोरिंग मशीनों की सप्लाई फिर से शुरू करेगा। ये तीनों ही चीजें हमारे लिए बहुत अहम हैं, खासकर किसानों, टेक सेक्टर और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। पहले बात करते हैं फर्टिलाइजर की। हमारे देश में खेती बहुत हद तक फर्टिलाइजर पर ही टिकी हुई है। पहले यूरिया, एनपीके और डीएपी जैसे खाद का करीब 30% हिस्सा चीन से आता था। लेकिन पिछले साल चीन ने फर्टिलाइजर का निर्यात रोक दिया, जिससे भारत को बड़ा झटका लगा। 2024-25 में भारत का यूरिया आयात 1.87 मिलियन टन से घटकर सिर्फ 1 लाख टन रह गया। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ा। हालांकि भारत ने सऊदी अरब से डीएपी लेने का सौदा किया, लेकिन अब जब चीन ने फिर से सप्लाई शुरू करने का भरोसा दिया है, तो ये भारत के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब बात करते हैं रेयर अर्थ्स की। रेयर अर्थ्स वो दुर्लभ खनिज हैं जो आपके स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाईटेक गैजेट्स में इस्तेमाल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में इनका सबसे बड़ा सप्लायर चीन है। लेकिन हाल ही में जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया, तो जवाब में चीन ने भी इन रेयर अर्थ्स के निर्यात पर रोक लगा दी। इसका असर भारत पर भी पड़ा, खासकर हमारे इलेक्ट्रिक वाहन और टेक सेक्टर पर। अब वांग यी ने भरोसा दिया है कि वो इस रोक को हटाने पर काम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे टेक और ऑटो सेक्टर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तीसरी चीज है टनल बोरिंग मशीनें। ये मशीनें मेट्रो, सुरंगों और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बेहद जरूरी होती हैं। भारत के कई प्रोजेक्ट्स इन्हीं मशीनों पर टिके होते हैं। लेकिन जब चीन ने इनकी सप्लाई रोक दी तो कई प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ गए। अब चीन ने कहा है कि चीन फिर से इन मशीनों की सप्लाई शुरू कर देगा, जिससे भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को दोबारा रफ्तार मिल सकती है। लेकिन ये बातें सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। भारत और चीन के रिश्तों में तनाव 2020 की गलवान घाटी की झड़प के बाद से बना हुआ है। एलएसी पर अब हालत पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। हाँ, लेकिन हाल ही के महीनों में देपसंग और डेमजोग जैसे इलाकों में गश्त को लेकर भारत और चीन के बीच कुछ हद तक सहमति बन चुकी है। वांग यी ने इस बार एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की और सीमा विवाद पर बातचीत हुई। जयशंकर ने भी साफ साफ कहा कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी, तब तक भारत चीन के रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भारत और चीन अब रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कई पॉजिटिव कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल के बाद फिर से शुरू हो गई है। चीनी टूरिस्ट के लिए वीजा फिर से बहाल कर दिए गए हैं। अब सीधी फ्लाइट्स और बॉर्डर ट्रेड दोबारा शुरू करने की भी बात चल रही है। इसी के साथ जयशंकर और वांग यी दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और चीन को एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर के तौर पर देखना चाहिए। जयशंकर ने वांग यी को बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि ताइवान को लेकर भारत का स्टैंड पहले जैसा ही रहेगा। भारत ने साफ कर दिया कि हम अपने राष्ट्रीय हित और दुनिया के साथ रिश्तों में एक बैलेंस बनाए रखेंगे। अब बात करें वांग यी की इस यात्रा की अहमियत की, तो ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ये ठीक उस वक्त हो रहा है जब पीएम मोदी 31 अगस्त से चीन के थियानजिन में होने वाले एससीओ समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस समिट में भी भारत और चीन के बीच आगे की बातचीत होगी और शायद रिश्तों को एक नई दिशा भी मिल सके। वांग यी के इस दौरे में जो वादे किए गए, उर्वरक से लेकर रेयर अर्थ्स और टनल मशीनों तक, वो भारत के लिए एक नई शुरुआत बन सकते हैं। इससे हमारे किसान, टेक्नोलॉजी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मजबूती मिलेगी। लेकिन क्या ये वादे जमीन पर भी उतरेंगे? क्या भारत चीन के रिश्ते वाकई अब बदलने वाले हैं? इस मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.